नमस्कार। प्राइम टाइम में पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का धरना अनशन। दिल्ली सरकार पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। आज उस समय हलचल तेज हो गई जब अनशन पर बैठे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई कि उन्हें जबरन एलजी हाउस से बाहर निकाला जा सकता है। दरअसल एलजी हाउस के बाहर एम्बुलेंस और कई डॉक्टर्स के पहुंचने के बाद ये आशंका जताई, लेकिन 3 डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की और फिर वो एलजी हाउस से चले गए। इस बीच आम आदमी पार्टी अपनी इस लड़ाई को प्रधानमंत्री हाउस तक ले गई है। रविवार को पीएम हाउस के घेराव की तैयारी है। उधर बीजेपी के नेताओं का अनशन भी जारी है। वे केजरीवाल से सचिवालय में ही मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यकर्ता पानी की मांग को लेकर सचिवालय में प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस धरने पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी आज सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस धरने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस का कहना है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी शीला दीक्षित सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे, कई बड़े काम किए थे। तो आज हमने कुछ देर पहले शीला दीक्षित से बात की थी, तो आइए वो बातचीत आपको सुनाते हैं। मेरा पहला सवाल शीला जी आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी के पास अपनी नीतियों को लागू करने का सही तरीका सिर्फ क्या यही बचा था, क्या और क्या कर सकते थे वे? देखिए, काम करना है और काम करने के तरीके सबको मालूम होते हैं और खासकर जो मुख्यमंत्री है उसको ज़रूर मालूम होने चाहिए। ये कोई तरीका मैंने तो कभी ऐसा किसी को देखा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री होकर या कोई बड़ा मंत्री होके इस तरह का धरना देगा और वो एलजी के घर पे। तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि आप काम नहीं कर सकते या आप करना नहीं चाहते? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्योंकि अगर जो वो समझते हैं कि ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, तो वो इस गलत फहमी में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब मंत्रियों की वो जो अफसर ही ना आए तो कैसे काम करेंगे वो? देखिए, आईएएस एक टॉप मोस्ट सिविल सर्विस है इस देश की, और हर सरकार जो है, चाहे वो किसी स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, उसको आईएएस ऑफिसर्स टॉप पोजीशंस में रहकर चलाते हैं और देखते हैं। तो अगर जो आप उन्हीं को थप्पड़ मारेंगे या उन्हीं को बेइज्जत करेंगे तो कैसे काम करेंगे? और आफ्टर ऑल उनकी भी तो इज्जत है ना, और सारे ऑफिसर्स उनके साथ काम करते हैं। तो ये जो उन्होंने उनके घर पे रात को बुलाया और फिर उनको वहाँ पर थप्पड़ तमाचा दिया गया, वो भी चीफ सेक्रेटरी को, तो मैं समझती हूँ ये इस काबिल नहीं है कि इसको अप्रिशिएट किया जाए या इसको सहन किया जाए। जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार अफसरों पर दबाव बना रही है। देखिए, केंद्र की सरकार का रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से चलता है, और यहाँ पर जो पुलिस है और जो लैंड है वो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आती है। हालांकि जब भी किसी गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, केजरीवाल को या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उनको किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, वो तुरंत मिल जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा लिखा गया है कि ये लैंड और जो पुलिस है वो केंद्र के नीचे रहेगी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे रहेगी। जी, लेकिन ये आरोप भी है ना कि एलजी केंद्र के हाथ में कठपुतली बन गए हैं। नहीं। एलजी कोई काम ऐसा नहीं करता है कि इंटरफियर हो किसी चीज़ में। कम से कम हमारे वक्त तो कभी किसी एलजी ने, और 4 या 5 एलजीज आए थे, किसी एक ने नहीं कहा और या बाधा बने हमारे काम में। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी तो वो रिक्वेस्ट को हमेशा माना उन्होंने। जी, ये सवाल उठ रहे हैं लोगों के कि क्या एलजी इनकी सुन नहीं सकते? हालांकि एलजी ने इनसे मीटिंग की थी, उसके बाद ये तुरंत धरने पर चले गए थे। क्यों उन पर राजनीति के आरोप लगा रही है? ऐसा आप क्यों समझते हैं? एलजी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो आवश्यकता राजनीति करने की है तो वो केजरीवाल जी को है, एलजी को नहीं है। तो अब क्या दोनों तरफ से सिर्फ सियासत हो रही है?
केजरीवाल जी और क्या कर रहे हैं, राजनीति तो कर रहे हैं, और वो ऐसी राजनीति कर रही है जो दिखावे की राजनीति है। अब एलजी के घर पे चले जाना और उनके सोफास पे लेट जाना और वो तस्वीरें निकल जानी, वो कोई अच्छा शोभा देता है किसी मुख्यमंत्री को? तो बीजेपी सरकार की तरफ से जो मंत्री गए हैं वो कह रहे हैं यहाँ की दिल्ली की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्या ये ठीक होगा? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है मांग मुझे नहीं मालूम है, पर बीजेपी को इतना ज़रूर मालूम है कि अगर जो ये लोग जी के घर पे बैठे हुए हैं तो बीजेपी के जो एमएलएज हैं थोड़े बहुत जितने भी हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर बैठे हुए लेटे हुए वो क्या मांग कर रहे हैं मुझे उसको ज़्यादा मालूम नहीं है। जी शीला जी, 2019 के लिए विपक्षी एकता का क्या होगा, ये आखिरी मेरा सवाल है। क्या ऐसे में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की मदद नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, अभी कोई ऐसी बात, ये बात किसने चलाई है ये हमें किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो किसी ने नहीं चलाई है। चलिए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहरहाल हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, राजेश शर्मा नेता बीजेपी स्टूडियो में और राघव चड्ढा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। राघव, 5वां दिन हो गया है, आपकी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अनशन पर हैं, एक और मंत्री भी अनशन पर हैं। आज सुबह खबर ये आई थी ग्लूकोज लेवल उनका कम हो गया है। कब तक चलेगा ये अनशन? हमारी जो मांगे हैं वो बड़ी सरल सी हैं, छोटी सी हैं। हमारी यही मांग है कि पूरी अफसरशाही पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उनसे निर्देश नहीं ले रहे हैं और विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। और दूसरी मांग ये है कि हमने दिल्ली वालों के से एक वादा करा था कि हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, यानी कि राशन को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जनता के घर में पहुंचाया जाएगा। ये 2 फाइलों पर हमारे माननीय उपराज्यपाल और अधिकारी बैठे हैं, ये पास नहीं कर रहे। हमने हर प्रकार का हथकंडा अपना लिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने उनके हाथ जोड़े, उनसे दरख्वास्त करी, परंतु कोई भी चीज काम नहीं करी। तो अंत में हमारे पास अगर कुछ बचा है तो केवल यही बचा है। जो दिल्ली को 15 साल जिन्होंने राज किया, शीला दीक्षित से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अगर आप अपने अफसरों की बेइज्जती करेंगे, रात में 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर अगर आप मारेंगे और आप 4 महीने से माफी नहीं मांगेंगे तो उनका भी तो अपना कुछ वजूद होगा। अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बड़े नेताओं पे आरोप लगा के उनसे माफी मांग सकते हैं तो अपने अफसरों से या अपने राज्य का काम कराने के लिए उनसे माफी क्यों नहीं मांग सकते? बहुत बढ़िया सवाल। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। पहली चीज तो यह है कि अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से कोर्ट कचहरी में मानहानि मुकदमा खत्म करना और ये जो कोर्ट में तमाम तरीके का आपका समय, आपके पूरे रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, उनसे बचकर अपना समय दिल्ली की जनता की समस्याओं को सुलझाने में लगाना एक बेहद समझदारी का निर्णय अरविंद केजरीवाल जी ने लिया। जहां तक आईएएस अधिकारियों का और दिल्ली सरकार का और खास करके मुख्य सचिव की जो बात बारी बारी अक्सर आती है, ये कहा जाता है कि उनसे बदतमीजी हुई, उनको मारा गया, पीटा गया। मैं थोड़ी बहुत कानून की जानकारी रखता हूं। शीला जी की जानकारी तो मुझसे भी कहीं अधिक है कानून के बारे में, उन्होंने 15 साल दिल्ली पे राज करा है। कानून व्यवस्था में अभी वो अगर मुद्दे पे देखा जाए उस पूरी घटना को, वो विचाराधीन है न्यायपालिका के। अभी तो उस मसले में कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना चार्जशीट फाइल हुई है, ना क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, ना एविडेंस हुआ है। हमारा ये कहना है कि वो विचाराधीन है मामला। आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से संजय सिंह गए, आपकी तरफ से जो राज्यसभा के सांसद है वो गए, मुलाकात की, और राजनाथ सिंह जी ने जो कहा जा रहा है, मैंने जो मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं नेट पे, कि उन्होंने आश्वासन दिया कि वो एलजी से बात करेंगे और उन्होंने आप लोगों से भी शायद दरखास्त की कि आप लोग भी अपना अनशन वापस ले लें। क्या हुआ इस मुलाकात में, आप बताइए। देखिए, मेरी माननीय संजय भाई से उसके बाद बात भी हुई, मैं उनसे मिला भी, आज शाम में उनके साथ था, परंतु जो उनके बीच में बातचीत हुई वो उन्हीं के बीच में रहे तो अच्छा है, उसको एक चर्चा का, एक राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। इतना ही कहकर बस अपनी इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि वो बहुत सकारात्मक मीटिंग रही, पॉजिटिव मीटिंग रही, और हमें उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री मुलाकात को आप राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री के निवास का घेराव कर रहे हैं। लेकिन चलिए,
राजेश आपके पास आएंगे। बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? आप लोग ही सुलझा लेते स्थिति को। आप लोगों के नेता भी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे हो रहा है? मतलब तो दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब। देखिए, यहाँ पे दिल्ली में सरकार किसकी है ये सबको बड़ा क्लैरिटी से पता है कि आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 3.5 साल में हर तरीके से फेल हुए हैं। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त होकर के गंदे पानी और नहीं अवेलेबिलिटी के चलते सड़कों में उतर चुकी थी, 47 डिग्री में धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो आज इन्होंने उसकी जगह ये ड्रामा करके लोगों का भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरी तरह से मोल्ड करना चाह रहे हैं। इनको पता है इन्होंने कोई काम नहीं किया। 3.5 साल दिल्ली की जनता तो फंस गई ना। अगर वो अनशन कर रहे हैं, अगर वो अनशन करें तो बीजेपी के नेता अनशन पर आ गए। अगर वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो आप लोगों को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारे अनशन नहीं, अनशन से कुछ नहीं होना। यहाँ सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली की जनता के लिए काम कौन करेगा? वो काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। और पहले के सभी मुख्यमंत्री एलजी के साथ काम कर चुके हैं, किसी को परेशानी नहीं आती थी। सभी ऑफिसर के साथ काम कर चुके हैं, किसी को परेशानी नहीं आती। मदन लाल खुराना ने पूरे फुल स्टेटहुड की बात की थी। नहीं, फुल स्टेटहुड की बात करना अलग चीज है, पर इन्होंने फुल स्टेटहुड की बात क्या? आज आपको बताऊं, क्या पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, क्या घर नहीं मिलेगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट? कौन सी चीज इन्होंने करी? इन्होंने कोई भी चीज नहीं करी है। दिल्ली की जनता हाय हाय कर रही है। इनको पता था ये आज किसी ना किसी तरीके से इस चीज को चेंज करने के लिए ये नौटंकी पहले भी इन्होंने करी थी। गणतंत्र दिवस के टाइम पे बीच में गोवा और पंजाब हारने के बाद बंद कर दिया, तो फिर से यही नौटंकी इन्होंने फिर से शुरू कर दी। राजेश, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भाई अगर वो उनकी राजनीति तो धरना प्रदर्शन की है, आप अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को धरना कुमार के आप बुलाते हैं, उन पे व्यंग कसते हैं, लेकिन फिर बीजेपी भी तो वही कर रही है। आपकी तो तमाम देश के राज्यों में सरकारें हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। अगर यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आप ही परिपक्व राजनीति कर दीजिए, क्योंकि वो उनका कहना ये है। हमने किया, हमारे हरदेव पुरी जी ने आज ये क्लियर किया कि हमारे 2 साल से इन लोगों ने मेट्रो फेज 4 की फाइल रोक रखी थी, हम फिर भी अब मेट्रो फेज 4 अपने आप चलाएंगे। उसके बाद में नितिन गडकरी जी ने कहा ऑफिसर्स आए, मिनिस्टर भी आए, और हम ये जो एनवायरमेंट राघव चड्ढा को मिलेंगे करेंगे। राघव आप आइए, राघव को दिखाइए जी। राघव, आप तो क्या बेसिकली ये कह रहे हैं? हाँ बोलिए राघव। ये तमाम मैं जवाब देना चाहूँ। 4 बिंदु पे आपने इनसे सवाल पूछा, एक एक वाक्य चारों बिंदु पर दे देता हूं। जहां तक पूर्ण राज्य दर्जे की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे और लोकसभा के लिए प्रचार कर रहे थे, तो दिल्ली के जैपनीज पार्क में उन्होंने रैली करके कहा, यदि मुझे दिल्ली में 7 एमपी दिल्ली वासियों ने दिए तो मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। और अगर आपने भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा की सरकार भी बनी, 7 एमपी भी बीजेपी के बने, 7 एमपी का चेहरा पिछले चाहे आपने 4 सालों में नहीं देखा, पर एमपी इन्हीं के बने। और एक बार भी पूर्ण राज्य के दर्जे पर किसी प्रकार के कोई सकारात्मक कदम इन लोगों ने नहीं उठाया। दूसरी चीज इनकी सुन लीजिए, आप एक स्थिति सोचिए, निपिंदर मिश्रा, राजीव गौबा, हसमुख आद्या, पीके मिश्रा, अजीत डोवाल, ये सबसे बड़े सचिव इस भारत सरकार के यदि हड़ताल पे चढ़ाए जाएं और कहें कि हम प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में नहीं आते, तो क्या प्रधानमंत्री जी काम कर सकते हैं? क्या वे भारत सरकार को चला सकते हैं? जब हड़ताल पे हो ही नहीं रही है, हर ऑफिसर ने माना है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, हड़ताल है नहीं, हर ऑफिसर ऑफिस में आ रहे हैं, वीकली रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, जो इनको पता है इनके मंत्रियों के पास। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए हड़ताल कहना। ये पूरी तरह से झूठ कहने के आदी है राघव जी, क्योंकि मुझे राघव जी की एक बात याद है, पंजाब इलेक्शन के टाइम इन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर हम इससे कम सीट लाएंगे, और आज भी राजनीति नहीं छोड़ के यहाँ बैठे। तो झूठ कहने के आदी है राघव। आपको इनको शांत कराना पड़ेगा। देखिए, ऐसे बहस नहीं हो सकती, आपको इनको शांत कराना पड़ेगा। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं आज चुनौती देता हूं भाजपा को और कांग्रेस को। ये बात करते हैं कि हमने काम नहीं करा, शिक्षा के, बिजली के, स्वास्थ्य के, पानी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, मैं चुनौती से कहता हूं कि इनके पूर्ण राज्य जहां इनकी सरकारें हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वहां तक ऐसा विकास नहीं हुआ जो दिल्ली में करके दिखाया। और ये हम नहीं कह रहे, विदेशों में इसकी चर्चा है। ऐसी गलियों में पानी नहीं पहुंचा, वहां पानी पहुंचा, जहां कभी सीवर की लाइनें नहीं बनी, वहां सीवर की लाइनें पहुंची। हंसने की बात नहीं है ना, मैं जानना चाहती हूँ राघव, अब कल क्या होगा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। या रविवार को प्रधानमंत्री के घर वहां पे घेराव आप लोग करेंगे, क्या आपकी सोच है? क्योंकि आप सड़कों पे उतरेंगे, और आज मुख्यमंत्री का जिस तरह से वीडियो सामने आया, मनीष सिसोदिया की जिस तरह से वीडियो सामने आया, क्या अब इसको कौन से लेवल पर लेके जाना चाहते हैं?
देखिए, हमारा ऐसा कोई लेवल पे ले जाने का इरादा नहीं है, परंतु ये जनता, दिल्ली की जनता के हकों की लड़ाई है। अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर इस हक की लड़ाई में, दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर हक की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे बिजली पानी आंदोलन हमने करा, शीला जी की सरकार थी, बिजली और पानी के रेट आसमान छू रहे थे, हमने एक पूरा दिल्ली में व्यापक कैंपेन चलाया, जनता को जोड़ा, सरकार भी बनाई और राहत भी दी। मार्च करेंगे सचिवालय में। पहली चीज है, मैं राघव की एक बात को क्लियर करता हूं। वो कहते हैं पानी में हमने बहुत बढ़ोतरी करी है, 60 लाख रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टैंकर पे खर्च करते हैं, जो कि पहले के गवर्नमेंट से और ज्यादा बढ़ चुका है। पानी की कोई लाइन ले नहीं करी है, पानी का हालत उतनी ज्यादा गंदा पानी कभी नहीं मिलता था जो मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की स्टेटस खराब है, सड़कों की स्टेटस खराब है, अस्पतालों की हर तरीके से इन्होंने फेल हुए हैं। इनको तो देख रहे हैं, अब लोग क्या करेंगे? डेफिनेटली देखिए, आज के दिन इनको काम करना है। हमारी केंद्र सरकार मेट्रो के लिए, अगर ये जो 14 लेन की जो रोड है, उसके बाद में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 50 लाख ट्रक उधर से गए हैं, जिसके चलते कुछ तो प्रदूषण में कमी आई। तो हम जो कुछ भी कर पाते हैं, हमने हरदम काम करना ही सीखा। हम विकास और विश्वास किए हैं, इन्होंने धरना और झूठ बोलना किया है। दूसरा, ये जो मंत्री लोगों के सामने भी ये कह रहे थे, इन्होंने हर किसी को बेईमान कह देना, बाद में माफी मांग लेना, ये इन लोगों की एक प्रक्रिया रही है। झूठे प्रधानमंत्री, दिल्ली की जनता वाकई में, ये हंसने की बात नहीं है, दिल्ली की जनता फंस गई है इन दो धरना प्रदर्शनों के बीच, इन अनशनों के बीच। आज आपके माध्यम से इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग कम से कम दिल्ली की जनता की आम सुविधाओं को पूरा करें और ये सारी बातें खत्म करें। राघव, कंक्लूडिंग रिमार्क्स 10 सेकंड मुझे कहा जा रहा है जी। मेरे बस दो वाक्य कहकर मेरा ये कहना है, जब नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग अपने देश से बाहर आकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाकर शांति प्रस्ताव पे साइन कर सकते हैं, तो क्या माननीय उपराज्यपाल अपने कमरे से 10 मीटर दूर बाहर निकल के मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पूरे विवाद पे एक सोल्यूशन नहीं दे सकते, इसका समाधान नहीं दे सकते? और दूसरी बात, ये पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करके लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत की लोकसभा में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव रखा था। स्ट्राइक का झूठ बोल करके करना चाहे, बहुत गलत है, बहुत गलत है। की जनता हमारी पिस रही है, दोनों तरफ से दावे, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जनता को अब बाखबर हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई में कौन उनके लिए काम कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करेंगे, उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे। आप लोग भी जुड़िएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। इसके पास से दूसरी पिस्टल भी बरामद हो गई है, जो हत्या में इस्तेमाल की गई। एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें उसे पिस्टल उठाते हुए देखा जा सकता है। कल सिर्फ एक पिस्टल ही मिल पाई थी। पुलिस ने कहा है कि हत्या की जांच के लिए अब SIT भी बना दी गई है। 3 संदिग्धों की तलाश जारी है। साथ ही शुजात बुखारी को उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि देने हजारों की तादाद में लोग आए। इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये शुजात बुखारी पर गोलीबारी के फौरन बाद इस हाल में दिखा और बाद में कुछ उठाता नजर आया। हमने चौथे संदिग्ध की पहचान कर ली है, जो वीडियो में देखा गया था। उसे हमने हिरासत में ले लिया है। ईद से ऐन पहले 2 हत्याओं ने कश्मीर को भीतर से हिला दिया है। राष्ट्रीय राइफल के जवान औरंगजेब की अपहरण और कत्ल, और श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या। उत्तरी कश्मीर में शुजात के शहर क्रीरी में उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग उमड़ आए। दोस्त, परिवार वाले, सहयोगी और अलग अलग दलों के नेता, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक। गुरुवार शाम शुजात और उनके 2 अंगरक्षकों हामिद चौधरी और मुमतेज अवान को श्रीनगर के बीचों बीच गोली मार दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बाइक पर बैठे 3 लोगों की ये तस्वीरें जारी की हैं। इन पर शुजात के कत्ल का संदेह है। बीच के बैठे शख्स के हाथ में हथियारों का झोला लग रहा है। ट्विटर पर ये तस्वीरें जारी करते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो हथियारों की शिनाख्त में मदद करें। शिनाख्त करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस सूत्रों ने NDTV को बताया है कि इसके पीछे उन्हें पाकिस्तान के लश्कर-ए-तौयबा का
हाथ होने का संदेह है। उनका कहना है कुछ महीनों से शुजात बुखारी पर खतरा बढ़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बहुत सावधानी से रोजा खोले जाने का समय चुना, जब पुलिस की तैनाती बहुत कम होती है। इसी वजह से हमलावर मोटरसाइकिल से भाग निकलने में कामयाब रहे। प्रेस कॉलोनी में जहां हत्या हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सबसे करीबी कैमरा 1 किलोमीटर दूर है। तो आज हमने कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की। मेरा पहला सवाल उमर यही है कि शुजात बुखारी की हत्या से सभी सकते में हैं। वो कश्मीर में अमन लौटे, इसके लिए बैक चैनल्स कोशिशों में काम कर रहे थे। उनकी हत्या का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो हम ये भी नहीं जानते हैं कि किस मिलिटेंट तंजीम के तरफ से ये हमला हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं। ये बात सही है कि शुजात बुखारी साहब लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। उन्होंने, ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी अरसे से वो इस कोशिश में लगे रहे कि डायलॉग प्रोसेस जो है वो बना रहे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि बैरूनी तौर भी बाहर जाके मुख्तलिफ मुल्कों में कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, यहाँ तक कि पिछले महीने ही वो पाकिस्तान से वापस आए, जहाँ पे उन्होंने यही कोशिश अपनी जो है लगातार जारी रखी थी। तो अब इन हालात में अचानक इस तरह उसके ऊपर हमला करना, इसके पीछे क्या वजह है वो शायद अभी कहना मुश्किल होगा। जी, ये एक प्लान टारगेटेड असैसिनेशन था। उनके 2 PSOs भी मारे गए। बेतहाशा कड़वाहट होगी इस समय वहां पर? नहीं, संदेश तो बहुत कड़वा गया है। संदेश तो हम सबको यही पहुंचा हुआ है कि हम कहीं भी हो हम सुरक्षित नहीं हैं। आपके साथ क्यों ना सिक्योरिटी के 2 बंदे क्यों ना हो, तब भी आप सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। आप क्यों ना श्रीनगर के बीचों बीच रहे और अपना काम करते रहो, आप तब भी वहां सुरक्षित नहीं हो। अभी तक तो मतलब लगातार हालात बिगड़ते आए हैं, लेकिन ये हालात जो हैं ये रूरल एरियाज में बिगड़े हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, श्रीनगर की हालत देखिए। ये जो प्रेस कॉलोनी है ये कोई श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में नहीं है, ये श्रीनगर के बिल्कुल हार्टों हार्ट, मतलब जो श्रीनगर का दिल माना जाता है लाल चौक, ये बिल्कुल उसके नजदीक है। तो अगर लाल चौक के नजदीक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये एक पत्रकार जो राज्य के मसाइल उठाता रहा, सिर्फ उसकी हत्या नहीं मानी जा रही बल्कि उस सोच की हत्या मानी जा रही है, वहां शांति और जो अमन चाहते थे। नहीं, ये सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, ये एक सोच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये अमन की बात जो करे, जो भाईचारे की बात करे, जो दोस्ती की बात करे, जो एक डायलॉग से जुड़ा हुआ एक सल्यूशन की बात करे, ये उस सोच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उस सोच को डराने की, उस सोच को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी, 2016 में बुरहान वानी को मारे जाने के बाद से घाटी में हालात एक तरह से संभले नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं, बावजूद इसके परिस्थितियां सुधर नहीं रही। क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, आज ही शुजात को हमने दफनाया है। मैं शुजात के ऊपर जो हमला हुआ, शुजात को जिस तरह मारा गया, मैं उसको लेके आज सियासत करना नहीं चाहता हूं। मौजूदा हालात पे हमें बातचीत करनी होगी, क्या स्थिति है वादी में उस पर हमें बात करनी होगी, लेकिन आज नहीं। अभी कुछ दिन हमें दे दीजिए, हमें इस गम से थोड़ा सा गुजरने दीजिए। उसके बाद हम जो सवाल हमें करने होंगे वो हम न सिर्फ मौजूदा सरकार रियासत में बल्कि केंद्र में भी सरकार से जो हमें सवाल करने होंगे वो करेंगे, लेकिन आज नहीं। बिल्कुल। आखिरी सवाल, आप आज शुजात बुखारी की अंतिम यात्रा में भी शरीक होकर आए हैं। इस मौके पर आज देश के अवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? कि वो हमारे दुख दर्द को समझें, कि वो हमारे ऊपर मतलब बहुत आसानी से इल्जाम लगाए जाते हैं। अभी अब शुजात देख लीजिए, दोनों तरफ से इल्जाम लगे। बाकी मुल्क के लोगों के लिए वो हिंदुस्तानी नहीं था, और जो लोग इस रियासत को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते थे
उसके लिए भी वो कभी कभार उसको गद्दार के नाम पे कहा जाता था। तो मतलब या तो हम पे भरोसा करिए, अगर नहीं करना है तो सीधा सीधा हमें कहिए। बिल्कुल उमर, आज के दिन आपने समय निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहरहाल भरोसे की उम्मीद दोनों तरफ से। और इसी के साथ प्राइम टाइम में एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद केदारनाथ से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लौटेंगे। केदार घाटी में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन साथ में महत्वाकांक्षी योजना 4 धाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट पर काम भी जारी है। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं, बता रही है हमारी यह खास रिपोर्ट। केदार घाटी के पुनर्निर्माण के अलावा सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है 4 धाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट, जिसे ऑल वेदर रोड के नाम से भी प्रचारित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के अलावा टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच भी हाईवे बनना है। कुल तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी सड़क को 2 लेन बनाने की योजना का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया। योजना के मुताबिक ऑल वेदर रोड 10 से 12 मीटर चौड़ी होगी और इसमें 25 पुलों के अलावा बाईपास और सुरंगों को विकसित किया जाएगा। 900 किलोमीटर लंबा ये 4 धाम यात्रा मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। लेकिन यह भी सच है कि पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोपों को देखते हुए शुरुआत से ही ये पूरा प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यात्रा मार्ग के लिए कट रहे पेड़ों की संख्या को लेकर है। इस यात्रा मार्ग के निर्माण के लिए करीब 50,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस पर एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। एनजीटी ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। एक दूसरा बड़ा सवाल पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति न लेने को लेकर है। कितने दिनों से चल रहा है काम? 6 महीने से काम चल रहा है। और ये काम आप लोगों ने ये पेड़ कितने दिन में काटे हैं? ये 5 दिन में काटे हैं पेड़ सारे। कितने होंगे लगभग? ये 10 पेड़ होंगे। 50 पेड़। जैसा आप देख सकते हैं कि ये पेड़ों का जो है अंधाधुंध कटाई का काम चल रहा है और इन लोगों का कहना है कि ये काम पिछले करीब 6 महीने से लगातार चल रहा है और 6 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तेज भी हुआ है। इस तरह के पेड़ हैं जो लग नहीं सकते, जैसे काफल है। काफल की कोई आपको नर्सरी नहीं लगा सकती। जैसे ओक है, बांज है, उस पेड़ को बढ़ने में बड़ा लंबा समय लगता है और उसके लिए कहीं से जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और कहीं से जो है कोई अनुमति नहीं दी है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अदालत में कहा है कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा 100 किलोमीटर से अधिक लंबा नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों की बंदिश से बचने के लिए जानबूझकर प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में तोड़ा गया है। जब आप 900 किलोमीटर के एरिया को डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लेना पड़े, तो आपकी नीयत जाहिर हो जाती है। जब आप पूरे जंगल के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। उधर सरकार का कहना है कि उसे नाजुक पर्यावरण का ख्याल है और उम्दा तकनीक के जरिए ही ये सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि जमीन पर ऐसा एहतियात नहीं दिखाई देता। मिसाल के तौर पर पहाड़ कटने से निकलने वाले मलबे को लेकर नियमों का पालन नहीं हो रहा। अदालत में सरकार के वकीलों ने कहा है कि मलबे को नदी में नहीं फेंका जा रहा, बल्कि उसके लिए ऐसे डंपिंग जोन बनाए गए हैं। लेकिन क्या नियमों का पालन हो रहा है? श्रीनगर के पास हम देख रहे हैं कि इस डंपिंग जोन के साथ कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, जो नियमों के हिसाब से जरूरी है। और जब भी बरसात होती है तो ये मलबा सीधे नदी में जाता है, जो आपदा का कारण बनता है। हमें याद रखना चाहिए कि 2013 की त्रासदी में नदियों में अत्यधिक गाद आने की वजह से बहुत बड़ी विनाशलीला हुई थी, जिस बात को सरकार की बनाई अपनी कमेटियों ने भी माना था। जो एलोकेटेड डंपिंग जोन है, उसके अलावा अगर ठेकेदार किसी भी जगह पर डंप करता है आज की डेट में, तो उस पर हम लोग तत्काल एक्शन ले रहे हैं, उसमें फाइन भी कर रहे हैं।
ये सच है कि चारधाम यात्रा मार्ग में कुछ हिस्सों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, लेकिन क्या उसके लिए बेहतर विकल्प नहीं हो सकते? ये पूरे इलाके में कई जगह पर नदी के दोनों पार सड़क है या सड़क का हिस्सा है, तो ठीक है, आप ऊपर का ट्रैफिक एक सड़क पर ले जाइए, नीचे का ट्रैफिक दूसरी सड़क पर ले आइए। उस सड़क को चौड़ी करने का क्या मतलब है? तो इस तरह अगर विवेक से ये काम किया जाता तो मुझे लगता है कि जो नुकसान होने वाला है वो काफ़ी कम होता। अगर आप ये क्लेम करें कि हम जितने पेड़ काटे उसका दूना लगा देंगे तो हिंदुस्तान के अधिकतर पेड़ काटे जा सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है। मुझे लगता है जो लॉ के हिसाब से मुश्किल प्रूव करना होगा कि गलत है। पर माय पॉइंट वाज दैट कि इतनी चौड़ी रोड क्यों चाहिए जो आप इतनी पतली रोड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, या आप व्हाई नॉट क्वालिटी जो रोड थी थोड़ा ही चौड़ा होता है, जहाँ कहीं ज़रूरत थी और चौड़ा कर देते, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी करते कि वो चलती रहती। साफ है कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो या चारधाम यात्रा मार्ग प्रोजेक्ट, सरकार अभी भले ही विकास और रणनीतिक जरूरत की दुहाई दे रही हो, लेकिन पर्यावरण नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अशोक महाले के साथ केदारनाथ से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया की।